आपको बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग उपनिवेशवाद और देहात के लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर में हमारी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक चीज़ तो आपकी ये इंपॉर्टेंट होती है जोतदारों की और ज़मींदारों के प्रश्न। जोतदार कौन थे, ज़मींदार कौन थे, वो नीलामी से कैसे बचते थे, और उसके बाद संथाल और पहाड़ियाँ। ये चीज़ें पढ़ लोगे संथालों को, पहाड़ियों को, तो आपके अधिक से अधिक प्रश्न अच्छे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न हम देखते हैं कि ये पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। जोतदार ताकतवर क्यों था, ये क्वेश्चन है। तो इसके पहला कारण क्या होगा। फर्स्ट कारण ये था कि 18वीं शताब्दी के अंत में एक और जहां कई किसान आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि 18वीं शताब्दी के एंड में ज़मींदार आर्थिक दृष्टि से मुश्किल उससे निकल रहे थे और जोतदार जो थे वो धनी किसान के रूप में स्ट्रांग होते जा रहे थे। दूसरा पॉइंट है 19वीं शताब्दी के शुरू में जोतदारों ने ज़मीन के बहुत बड़े भूखंड को प्राप्त कर लिया। ये लोग स्ट्रांग हो गए थे तो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े इन्होंने खरीद लिए। तीसरे पॉइंट में अब जब ज़मीन इन्होंने खरीद ली तो ज़मीन का बहुत हिस्सा बटाईदारों को दे दिया कि आप हमारे ज़मीन को जोतिए, और जोतने के बाद वो आधा हिस्सा जोतदारों को देते थे। रैयत जब उनकी ज़मीन को बटाईदार जब उनकी ज़मीनों को काम करते थे तो उसका आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। तो अब इनके पास पैदावार आ रही थी, तो कई गांवों में जोतदारों की ताकत अब ज़मींदारों से बढ़ गई। तो ये जोतदार ज़मींदारों की ज़मीनों से दूर शहरों में नहीं बल्कि गाँव में रहते थे। जोतदार गाँव में रहते थे और जमींदार जो थे शहरों में रहते थे, इसलिए जोतदारों के संबंध ग्रामीणों से अच्छे थे क्योंकि वो गाँव में ही रहते थे। पांचवा पॉइंट ये हुआ अब इनकी ताकत बढ़ गई, ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से जमींदारों को मिल गए। तो ज़मींदार जब अपने लगान मांगते थे तो जोतदार उनको कहते थे कि आप लगान मत दो। वो ज़मींदारों का घोर विरोध करते थे और रैयतों को मना करते थे कि तुम ज़मींदारों के लगान को मत दो। तो रैयत जब ज़मींदारों का जमा लगान इन जोतदारों के इशारों पर देर से भुगतान करते थे तो ज़मींदारों की स्थिति खराब हो जाती थी, खस्ता हो जाती थी, इनकी नीलामी होती थी। जोतदार अपने धन और बटाईदारों के सहयोग से इनकी ज़मीनों को खरीद लेते थे। तो इस तरह से ये स्ट्रांग होते जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है ज़मींदार लोग अपनी ज़मींदारों का नियंत्रण कैसे रखते थे। ठीक है, हम देख रहे हैं जोतदारों की कोशिश क्या होती थी कि ज़मींदारों की ज़मींदारी को नीलाम करा दें। अब इनको भी समझ आता था तो अपनी ज़मींदारियों को कैसे बचाते थे, कैसे नियंत्रण रखते थे। तो ये निम्नलिखित ढंग से नियंत्रण रखते थे। नंबर 1, ज़मींदारों ने राजस्व की विशाल धनराशि को न चुकाने की स्थिति में अपनी ज़मींदारों को बचाने के लिए फर्जी नीलामी की समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियाँ बनाई। इनमें से एक रणनीति फर्जी बिक्री की तकनीक थी। फर्जी बिक्री की तकनीक इन्होंने करी। दूसरा पॉइंट, फर्जी बिक्री एक ऐसी तरकीब थी जिसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। उदाहरण के लिए बर्दवान के राजा से पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। कंपनी का डिसीजन था स्त्रियों की संपत्ति को हम नीलाम नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी जमींदारी का हिस्सा अपने घर की स्त्रियों को, जैसे बर्दवान के राजा ने अपनी माँ के नाम पे कर दिया नीलामी से बचने के लिए। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये रखा था कि अपने घर की स्त्रियों के नाम कर देते थे। तीसरा, जमींदारों ने नीलामी की प्रक्रिया में अपने एजेंटों के माध्यम से जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को कई बार जानबूझकर रोक दिया गया और भुगतान न की गई बकाई राशि बढ़ाई गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इसलिए जब भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा, एक बार फिर जमींदार के एजेंट ने उसे खरीद लिया, फिर एक बार खरीद की रकम अदा नहीं करी और इस तरह बार बार नीलामी करनी पड़ी। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई और अंततः राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले लोग थक गए सब, और किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो संपदा को नीची कीमत पर जमींदार को ही बेचना पड़ा। इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, जमींदार क्या करते थे, अपने एजेंटों के माध्यम से बोली लगाते थे, ऊंची ऊंची बोली लगाते थे, और फिर पेमेंट करने के टाइम पे नहीं करते थे तो फिर से बोली लगाई जाती थी। फिर वो बोली लगती थी, ऊंची बोलियां लगाते थे उनके एजेंट, और फिर पैसे देने के समय पे बोलते थे हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो बार बार चीज़ों की नीलामी होती थी, तो बाद में उसी ज़मीन को वो लोग कम कीमत पर ज़मींदार को बेच देते थे। ये एक टेक्निक थी। और दूसरी टेक्निक थी अपनी स्त्रियों के नाम कर देना, फर्जी बिक्री करना। ये सब वो तरीके अपना रहे थे। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका है कि वो राजस्व की राशियों को वसूल नहीं कर पाते थे, क्योंकि राजस्व की मांग ये कभी भी पूरी, जमींदार ना कई बार जानबूझ के भी राजस्व अदा नहीं करते थे, जानबूझ के वो ऐसा करते थे।
5वां पॉइंट है, जमींदार लोग कई तरीक़ों से अपनी ज़मींदारी को छीनने से बचाते थे। कई बार क्या करते थे, जो नए खरीदार आते थे उनको वो अपने लठैतों के माध्यम से पीट कर भगा देते थे। और कई बार तो ऐसे भी होते थे, पुराने रैयत भी नहीं पसंद करते थे कि बाहर के नए लोग आएँ और उनकी ज़मीन को खरीद लें, क्योंकि वो अपने ज़मींदारों के साथ कनेक्टेड महसूस करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उनके प्रति अपने आप को वफादार मानते थे। वो उनको मानते थे कि हम उनकी प्रजाएं, वो हमारे अन्नदाता हैं। इससे बाहर वाले लोगों के साथ वो ज़मीनों को नहीं बेचते थे। तो ये भी एक टेक्निक थी कि नए खरीदारों को ज़मीन खरीदने के लिए ज़मींदार अपनी लठैतों से डरा कर और रैयतों को अपनी तरफ में जोड़ कर खरीदने ही नहीं देते, तो ज़मींदारी नीलामी नहीं होती थी। छठा पॉइंट है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। तो कुछ समय के बाद जब 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई तो मंदी की स्थिति खत्म हो गई थी। तो अब जो है उनको रकम अच्छी मिल जाती थी, तो इनकी सारी तकलीफ़ें खत्म हो गई। उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया और राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों में भी कुछ लचीलापन हो गया। फलस्वरूप गाँव पर जमींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे तीसरा प्रश्न है पहाड़ियों का। पहाड़िया और संथाल भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दिखाई। तो इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, राजमहल की पहाड़ियों पर, यहाँ पर पहाड़िया लोग रहते थे, यहाँ पे नीचे जैसे किसान लोग रहा करते थे। तो ये क्या करते थे, अपने यहीं पर झूम खेती करते थे, जंगल के हिस्सों को काट कर जलाकर राख की पोटाश से भूमि को विभिन्न प्रकार के दालें, ज्वार बाजरा पैदा करते थे और वहीं पर पहाड़ी लोग रहते थे। उनको बाहर से कोई लोग अंदर आए ये उनको पसंद नहीं आता था। वो अपनी एकता बनाकर अपने समूह में रहते थे और अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। ठीक है, ये कभी कभी नीचे आके, नीचे जो तलहटी पे किसान रहते थे, जो स्थिर खेती करते थे, जो कृषि किया करते थे, उनको ये अटैक करते थे। किस लिए, जब कभी अकाल पड़ जाता था, हाँ, या अभाव होता था, तो भोजन की तलाश में ये इन पे अटैक करते थे। एक ये कारण, और कई बार इसलिए भी करते थे कि उनको अपनी ताकत दिखानी होती थी। तो देखो पहले पैराग्राफ में क्या है बच्चों, कि जंगल की उपज से वो गुजर बसर करते थे, झूम खेती करते थे, उपजाऊ ज़मीन पर दालें ज्वार बाजरा उगाते थे, उनके मुखिया होते थे। ये सब आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये इनके लाइफस्टाइल को आप बता देंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि उनका मैदानों वाले लोगों के साथ कैसा रिलेशन था। इसके अंदर आप बताओगे कि वो उन पर कई बार आक्रमण करते थे, किस लिए, अभाव या अकाल के उसमें। पहला पॉइंट अभाव या अकाल की वजह से। दूसरा पॉइंट कई बार अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे। ठीक है, आप इसको वीडियो में ये जो चीज़ें लिखी हैं आप इसको पढ़ सकते हो, टाइम ज़्यादा ना लगे इसमें सारी चीज़ को रीड नहीं करें। तीसरा, कई बार अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी वो अटैक करते थे कि इनके रिलेशंस बने। और इस तरह बहुत बार क्या करते थे, वो उनको बोलते थे आप हमें कुछ दो, इसको कहते खिराज। खिराज देकर शांति खरीदते थे। नीचे रहने वाले किसान उनको कुछ चीज़ देते रहते थे ताकि हम शांतिपूर्वक रहें, और जो भी व्यापारी उनके रास्तों से निकलते थे उससे वो पत्थर भी लेते थे। तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट हो गया इनका पैसे का, झूम कृषि वगैरह सब करने के अलावा। एक पॉइंट हुआ अकाल, दूसरा पॉइंट हुआ ताकत दिखाने के लिए, तीसरा पॉइंट हुआ राजनीतिक संबंध के लिए, चौथा पॉइंट हुआ खिराज दे के शांति खरीदना, और पाँचवा पॉइंट हुआ पत्थर देना। ठीक है, ये सारे इनके नीचे तलहटी पे रहने वाले किसानों से थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिर खेती बढ़ती चली गई तो अब क्या हुआ, ये हिस्सा इनका शांति वाला इस समय बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, ये इनकी शांति संधि नहीं अधिक चल पाई, क्योंकि खेती की सीमाएं बढ़ती चली गई और वो पहाड़ी तरफ बढ़ती चली गई। जंगल चरागाह ये सारे क्षेत्र संकुचित होते चले गए। यहाँ वाले लोग जब अपने मैदानों को बढ़ाने लगे तो ज़्यादा वो पहाड़िया लोगों के करीब हो गए, तो पहाड़ों के जंगल कटने लगे। तो अब इनके बीच में जो संधि थी वो ख़त्म हो गई। अधिक से अधिक लोग, पहाड़िया लोग, फिर इन पर अटैक करने लगे, आक्रमण अधिक होने लगा। तो इनका जंगल चरागाह संकुचित होने की वजह से इनके झगड़े अधिक होते रहे। गाँव पर अभी अधिक आक्रमण करने लगे। तो ग्रामवासियों से अनाज, पशु खरीद लेते थे, खींच लेते थे, छीन के ले जाते थे। खरीदते नहीं थे, छीन के ले जाते थे। 1770 के दशक में शांति स्थापना की कोशिश की गई, जब ये अटैक ज़्यादा होने लगे। तो अंग्रेज़ों ने इनको एक वार्षिक भत्ता देना सोचा कि एक वार्षिक भत्ता देंगे, बदले में उनको अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखना होगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ज़्यादातर मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया, और जिस किसी ने भी लिया भत्ता उनको उनके लोगों ने अपना मुखिया मानने से ही मना कर दिया। तो उनके ये रिलेशंस थे। उसके बाद एक प्रश्न आता है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। संथालों को अंग्रेज़ लोगों ने लगाया था पहाड़िया लोगों के खिलाफ, क्योंकि पहाड़िया लोग जो नीचे वाले लोगों पर अटैक करते थे, तो शांति बनाने के लिए वार्षिक भत्ता लेने के बाद भी
जब वो काम उनका नहीं बन पा रहा था तो उन्होंने सोचा चलो संथालों को पहाड़िया लोगों के खिलाफ हम खड़ा कर देते हैं, तो ये इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनको हराएंगे और हम आराम से ये जो इधर स्थिर कृषि वाली किसान है खेती करते रहेंगे और हमें राजस्व देते रहेंगे। लेकिन ये संथाल भी उनके खिलाफ हो गए। क्यों हुए? अब ये जानने का प्रश्न है, किस लिए हुए। संथालों ने देखा कि अपनी खानाबदोश वाली ज़िंदगी को छोड़कर हम जंगल के अंदरूनी हिस्सों में एक जगह बस गए हैं और बहुत सारी वो व्यापारिक फसलों की खेती करने लगे, व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। लेकिन जल्दी ही उनको समझ आ गया कि जिस भूमि पर वो खेती कर रहे हैं वो भूमि उनके हाथों से निकलती जा रही है, क्योंकि संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज न अदा करने पर ज़मीन पर ही कब्जा कर रहे थे। ज़मींदार लोग दामिने कोह के इलाके पर अपना नियंत्रण का दावा कर रहे थे। वो दामिने कोह जो संथालों को मिला था, ज़मींदार कह रहे थे ये तो हमारा एरिया है, क्योंकि वो राजस्व नहीं दे पा रहे थे तो उनकी ज़मीन को हड़पते जा रहे थे। तो ये चीज़ उनको समझ में आई कि इस भूमि पर हमारा नियंत्रण निकलता जा रहा है। दूसरा पॉइंट इन्होंने नोट किया, 1825 के दशक में संथाल लोग महसूस करने लगे कि वो अपने एक आदर्श संसार का निर्माण करना चाहते हैं, जो इसके लिए उनको अपना शासन चाहिए। अतः जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का अब समय आ गया। तो 1855 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूम जिलों में से लिया गया। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ब्रिटिश सरकार ने संथालों के असंतोष को शांत करने के लिए नया परगना बनाया और कुछ विशेष तरह के कानून बनाए। उन्होंने उनको संतुष्ट करने की असफल कोशिश करी, यानी संतुष्ट करने की कोशिश करी कानून बना के, लेकिन इससे संथाल लोग खुश नहीं हुए। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्होंने एक अधिकारी बुकानन को उनके बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा। किनके बारे में? संथालों के बारे में जानकारी लेने के लिए, कि आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, वहाँ का सर्वे करिए। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी का ज़्यादा हिस्सा तो उनकी इच्छा क्या होती थी, मुनाफा कमाए हम अधिक से अधिक कंपनी का। तो अपनी शक्ति को वो कंपनी बढ़ा भी चुकी थी, तो वो चाहते थे और अधिक व्यवसाय का विकास करें। इसके लिए वो नई जगहों की खोज करना चाहते थे जहाँ पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सके वो। इसलिए उन्होंने अपने परिदृश्यों और राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वो चाहते थे अपने परिदृश्यों और राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण करें, खोज यात्राएं करें, जिससे और जानकारी मिले कि कहाँ कहाँ से हमें और अधिक राजस्व, हमें और अधिक मुनाफा मिल सकता है। इसके लिए उन्होंने भूविज्ञानी, भूगोलवेता, वनस्पति विज्ञानी, सब चिकित्सकों को भेजा। और ये बुकानन भी जो था ये चिकित्सक था, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ अधिकारी को एक बात और पता चली, जब इनका सर्वे किया गया, भूविज्ञानी गए, इन्होंने सर्वे करके बताया कि इनके भूभागों में तो बहुत मूल्यवान पत्थर हैं, बहुत सारे खनिज हैं, लोह खनिज है, अब्रक है, ग्रेनाइट है, साल्टपीटर है। ये सब जानकारी उन्होंने इकट्ठा करके भूगोलवेताओं ने, वनस्पति विज्ञानों ने, संथालों की ज़मीनों के बारे में ये सारी बातें अंग्रेज़ों को बताई। और अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से नमक बनाने और लोहा निकालने की जो संथालों की टेक्निक थी, उनकी जो स्थानीय पद्धतियाँ थी, उनका निरीक्षण किया। इससे संथाल बहुत चिढ़ गए कि हमारी जो चलती आ रही हैं चीज़ें, इनको उन्होंने इसको नोटिस किया और ये उनकी टेक्निक्स थी और संथालों को ये पसंद नहीं आया। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, अंग्रेज़ कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों को, खनिज को, वन संपदाओं को, इनका दोहन करना चाहते थे, इनसे अधिक से अधिक फ़ायदा निकालना चाहते थे। वो अंग्रेज़ लोग थे, संथालों की जीवन शैली की कटु आलोचना भी करते थे। वो पर्यावरण के संरक्षण की चिंता नहीं करते थे। वो चाहते थे अधिक से अधिक वन को काटकर हम कृषि बढ़ा लें अपनी। और ये चीज़ संथालों को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि इससे उनका स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण खराब होता था। वन कटने से उनके शिकार स्थल खराब होते थे, चरागाह, वन में रहने वाले पशु, जीव जंतु, उत्पाद, इन पे सब पे बुरा असर पड़ता था। इसलिए वो नहीं चाहते थे अधिक वन काटा जाए। इसलिए भी संथाल ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो भी जंगलों को पसंद करते थे, वो आदिवासी प्रकृति के लोग थे। पांचवा प्रश्न है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? क्यों उनको वो था, रिद्ध थे वो दक्कन के रैयत? इसके कारण क्या है? नंबर 1, दक्कन में एक और ऋण का स्रोत सूख गया था। दक्कन में ऋण जो है कहाँ से लिया जाए, राजस्व की मांग बढ़ गई थी।
ठीक है। और कंपनी जो है अपनी उपज का 50% रैयतों से ले लेती थी। तो रैयत जो भी उपज करते थे उसका 50% तो कंपनी के पास चला जाता था। तो रैयतों के पास ये पोजीशन ही नहीं थी कि इस मांग को वो पूरा कर सके, राजस्व की बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, 1832 के बाद कृषि उत्पाद की कीमत में गिरावट आ गई। नहीं, कृषि जो है उनकी जो फसलें थी वो कम कीमत पर बिकती थी, तो इससे किसानों की आय कम हो गई। इनकी आय कम हो गई, उसके अलावा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो गई, बहुत सारी मानव की मृत्यु हो गई। और इस संकट का सामना करने के लिए उनके पास खाद्यान्न भी नहीं है, यानी खाने पीने की चीज़ें नहीं, पशुओं को क्या खिलाएं, खुद क्या खाएं। और राजस्व की राशियाँ तो आसमान छू रही थी। तो अब ये सोचते थे कि ऋणदाताओं से पैसा लें और उधार ले लेके अपना राजस्व चुका रहे थे। और रैयत एक बार जब ऋण ले लेता था, उधार ले लेता था, तो उसको वापस करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फसलें तो बिक नहीं रही थी, अकाल हो रखा था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। और वो ऋणदाताओं पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले गए कि हर बार वो उधार मांगने के लिए वहाँ खड़े हो जाते थे। और अब व्यापारियों ने क्या देखा कि ये जो हम ऋण देने लग रहे हैं, तीसरे पॉइंट में आप देखो, उन्होंने देखा अब हम ऋण और नहीं देंगे, क्योंकि वो ऋण दे रहे हैं, वापस की रकम तो आ नहीं रही। तो उन्होंने ये भी देखा कि जो भारतीय कपास है इसकी मांग घटती जा रही है, कपास की कीमत में भी गिरावट आ रही है। तो उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद कर दिया, किसानों को अग्रिम राशि देना बंद कर दिया। अब वो किसानों को अग्रिम राशि नहीं देते थे और बोलते थे जो भी बकाया ऋण है वो वापस करो, पहले हमें वापस करो। तो राजस्व की मांग बढ़ गई है और ऋण मिलने का तरीका खत्म हो गया। जहाँ से भी किसान ऋण लेते थे, ऋण का स्रोत तो सूख गया। तो अब इस तरीके से हमने देखा कि 1820 और 1830 के दशकों में अगला बंदोबस्त करने का समय आया। तो नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। जो रैयतों से 100% मांग लिया गया कि अब सारा का सारा 50 से 100% तक बंदोबस्त कर दिया गया। उसके बाद ऋणदाता वाला ऋण देने से इनकार करने पर, जब ऋणदाता ऋण नहीं दे पाता था तो रैयत समुदायों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। वो इस बात के लिए क्रुद्ध नहीं थे कि ऋण के लिए गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे थे अथवा अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर थे, बल्कि वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि कोई भी उनकी हालत पे तरस नहीं खा रहा। और वो ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। तो उनको बहुत बुरा लगता था कि हमारे स्थिति को कोई समझ नहीं पा रहा। अब आ जाइए, ये थोड़े 250 से 300 शब्दों में लघु निबंध है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारी क्यों नीलाम कर दी गई। इस्तेमरारी बंदोबस्त आपने पढ़ा है, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। नीलामियाँ क्यों कर दी गई, तो आप ये देखिए कि कॉर्नवालिस ने 1793 में जो एक राजस्व प्रणाली शुरू की थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों द्वारा सरकार को दिए जाने वाला वार्षिक लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिया था। खास बात थी कि लगान को निश्चित कर दिया था, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते थे। ठीक है, ये पूछे कि स्थायी बंदोबस्त क्यों कहते थे, क्योंकि लगान इसमें निश्चित था। जमींदार द्वारा लगान की निर्धारित धनराशि का भुगतान न किए जाने पर सरकार उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर लगान की वसूली कर देती थी। अगर धनराशि नहीं आएगी तो भूमि को बेचकर लगान को पूरा किया जाएगा। और इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियों को नीलाम किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा, इसका कारण क्या है। नंबर 1, कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व की मांगें ऊंची थी। फर्स्ट पॉइंट ये है, राजस्व बहुत ऊंचा था। ठीक है, जो इन्होंने निर्धारण किया था शुरू में, वो कृषि के विस्तार के हिसाब से किया गया था कि आगे आगे कृषि बढ़ेगी, मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। कंपनी ने सोचा था आगे रेट्स बढ़ जाएंगे, कृषि बढ़ेगा, तो हम लोग अभी से राजस्व को ऊंचा सेट कर देते हैं और आगे जब किसानों को फ़ायदा होगा तो उनका राजस्व का बोझ कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, राजस्व भुगतान में कठिनाई आने लगी और परिणामस्वरूप जमींदारों के लिए राजस्व राजिश का भुगतान करना मुश्किल हो गया। दूसरा पॉइंट है, भू राजस्व की ऊंची मांग का निर्धारण 1790 के दशक में किया गया था। इस वक्त कृषि उत्पाद के मूल्य बहुत कम थे। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, राजस्व की मांग ऊंची, और दूसरा कृषि उत्पादों के मूल्य कम, जिसकी वजह से उनको कमाई कम हो पाती थी उनकी, किनकी, रैयतों की। तो वो राजस्व नहीं दे पाते थे और अपनी धनराशि का भुगतान नहीं कर पाते थे। तीसरा पॉइंट ये है, राजस्व की मांग में परिवर्तन नहीं होता था। राजस्व कहीं पर ज़्यादा था, कहीं पर कम था, राजस्व एक जैसा नहीं था। ठीक है, और उसमें एक सूर्यास्त कानून का अनुसरण कर लिया गया कि सूर्य अस्त होने से पहले हमें भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो जिम्मेदारी नीलाम हो जाएगी। ये भी एक गलत था। ठीक है, इस्तेमरारी या स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों के अनेक विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था। जब इस्तेमरारी हुई तो जमींदार को कुछ खास फैसिलिटीज़ थी वो सब खत्म हो गई।
ये भी क्वेश्चन आता है कि ज़मींदार क्यों नाराज़ थे उन लोगों से। ये प्रश्न जो चौथे पॉइंट को मैं पढ़ रही हूँ, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ज़मींदार क्यों नाराज़ थे इनसे, औपनिवेशिक सरकार से। इसलिए नाराज़ थे कि उनकी सब विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए, उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, जो सेना उनके साथ चलती थी। सीमा शुल्क जो वसूल करते थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया। उनका न्याय करने, वो न्याय करा करते थे, न्याय करने की उनकी पावर खींच ली गई उनसे। स्थानीय पुलिस की व्यवस्था यही करते थे ज़मींदार, वो भी उनसे हटा दी करी। तो सभी प्रकार की शक्तियाँ उनसे छीन ली गई। इसलिए ज़मींदार लोग शक्ति प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली नहीं कर पाते थे। उनको सिर्फ जाके रैयतों से मांगना होता था, ना तो वो उनका न्याय कर सकते थे, ना सेना को साथ ले सकते थे, ना कोई पुलिस की व्यवस्था कर सकते थे। उनके पास अब कोई रौब ही नहीं रहा। उनको जाके रैयतों से मांगना है, और रैयत अगर नहीं देंगे तो उनको किस तरह से लेना है ज़बरदस्ती, ये नहीं समझ पाते थे। और उनको दिखता भी था कि रैयत पे नहीं कर पा रहे। उसके बाद आप ये देखिए, एक प्रश्न ये भी आता है, अमला किसे कहा जाता है। 5वां, राजस्व वसूली के समय जमींदारों का अधिकारी, जमींदार का अधिकारी जिसे सामान्य रूप से अमला कहा जाता था, गांव में जाता था। कभी कभी कम मूल्यों पर अच्छी फसल ना होने के कारण किसान अपने राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ होते थे, तो कभी रहिए जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। तो इस प्रकार जमींदार ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पा रहे थे और उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। 6वां पॉइंट, कई बार जमींदार जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे और भूमि के नीलाम होने पर अपने एजेंट के माध्यम से कम बोली लगा देते थे। ठीक है, ऊंची ऊंची बोली लगा के झूठी बिक्री करा देते थे। ठीक है, और फिर बाद में जमींदार के राजस्व के रूप में पहले से कहीं कम धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। ये भी उन्होंने देख लिया था, फर्जी बिक्री, जो भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। 7वां प्रश्न है, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। पहाड़िया और संथालों में क्या फ़र्क है, हम ये पढ़ेंगे। उनकी आजीविका यानी उनका लाइफस्टाइल, कमाने का तरीका। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। संथालों को ब्रिटिश अधिकारियों ने ज़मीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया था। ये पहाड़ियों के आसपास रहते थे और इनकी तलहटी में संथाल लोग रहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनको ज़मीन दी थी यहाँ पर पहाड़ों की तलहटी में। एक डिफरेंस ये आ गया। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश अधिकारियों की नीति कृषि भूमि का विस्तार करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करना चाहती थी। वो चाहते थे कृषि भूमि का विस्तार हो, तो उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों को एक स्थान पर रहने के लिए स्थायी खेती के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन पहाड़िया लोग जंगल को काटकर स्थायी कृषि नहीं करना चाहते थे। इसकी पूर्ति के लिए संथालों को उन्होंने बसा दिया। पहाड़िया लोग नहीं चाहते थे जंगल कटे और खेती का अधिक, वो उतनी ही खेती चाहते थे जिससे उनकी गुजर बसर हो। बहुत अधिक खेती वो नहीं चाहते थे, जंगल काटना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने संथालों को लगा दिया, किसने, ब्रिटिश लोगों ने। तो पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से कई रूपों से भिन्न होती थी। पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। पहाड़िया लोग करते थे झूम खेती, जंगल के उत्पादों के हिसाब से रहते थे। वो जंगल को काट के घास फूस जला के ज़मीन साफ़ करते थे, छोटी छोटी झाड़ियों को काटते थे। फिर जब राख की पोटाश से ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी तो उस ज़मीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें, ज्वार बाजरा उगाते थे। इस प्रकार वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चरागाहों पर निर्भर थे। लेकिन संथाल लोग स्थायी खेती करते थे। उन्होंने अपने परिश्रम से कृषि क्षेत्र की सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि करके इसे एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में बदल दिया था। वो अपनी खेती की जगह बदलते थे, कौन, पहाड़िया लोग। और संथाल लोग जो थे स्थायी खेती करते थे, एक ही जगह पर रहते थे और अपने खेती करते थे वो लोग। सेकेंड पॉइंट है, पहाड़िया लोग खेती मुख्य रूप से कुदाल पर आश्रित थी। ये कुदालों का प्रयोग करते थे। कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे, उस ज़मीन को साफ़ करते थे, कुछ वर्षों के लिए उसको परती छोड़ देते थे, यानी पे कुछ भी फसल नहीं उगाते थे, और फिर नए क्षेत्र में ज़मीन पर खेती करते थे। फिर जो जगह खाली छोड़ दी थी, परती छोड़ दी थी, वहाँ पर जब वो ज़मीन ठीक हो जाती थी, अपनी उर्वरता को प्राप्त कर लेती थी, तो फिर से वहाँ खेती करने चले जाते थे। यानी कोई एक ज़मीन है, कुदाल से उसको खुरच कर दिया, थोड़ी सी समय के लिए छोड़ दिया, दूसरी जगह आके खेती करने लगे। फिर जब ये वाली जगह फिर से उपजाऊ होगी तो वापस इधर आके खेती करने लगे। इसको झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो ये करते थे कुदाल पे काम। और जो कि ये हमारे जो ये संथाल थे, ये हल से खेती करते थे। वे नई ज़मीन साफ़ करने में अत्यधिक कुशल थे और अपने परिश्रम से अपनी चट्टानी भूमि को भी उपजाऊ बना देते थे। वो चट्टानी भूमि को भी हल का उपयोग करते थे ना, उसको उपजाऊ बना देते थे। तो 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा, कृषि के अतिरिक्त जंगल के उत्पाद भी पहाड़िया लोगों की आजीविका के साधन थे। जंगल के उत्पाद भी थे पहाड़िया लोगों की आजीविका के साधन। वो जंगल के फल फूल उनके भोजन के महत्वपूर्ण अंग थे। खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, रेशम के
और राल इकट्ठा करके बेचते थे। पेड़ के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे, परती ज़मीन पर उगने वाली घास फूस उनके पशुओं का चारा बनती थी। इस प्रकार शिकार करना, झूम खेती करना, खाने का संग्रह करना, काठ कोयला बनाना, रेशम के कीड़े पालना पहाड़िया लोगों का मुख्य व्यवसाय था। खाना बदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर बस जाने के कारण संथाल स्थायी खेती करने लगे थे। वे बढ़िया तंबाकू और सरसों जैसी वाणिज्यिक फसलों को उगाते थे। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी और वे व्यापारियों साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे, क्योंकि वे व्यापारिक फसलें उगा रहे थे। ठीक है। चौथा पॉइंट है, अपने व्यवसाय के कारण उनका जीवन जंगल के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। वे सादा जीवन व्यतीत करते थे। पहाड़िया लोग प्रकृति की गोद में निवास करते थे। इमली के पेड़ों के झुरमुटों में अपनी झोपड़ियाँ बनाते थे। आम के पेड़ों की ठंडी छाँव में आराम करते थे और संपूर्ण क्षेत्र की भूमि को वो अपनी भूमि मानते थे और ये भूमि उनकी पहचान थी, उनकी जीवन का आधार थी। पहाड़िया लोग समूह में रहते थे, ग्रुप में रहना पसंद करते थे। उनका एक मुखिया होता था। ये मुखिया अपने समूह में एकता बना के रखता था, इनके झगड़ों का निपटारा करता था, उनमें शांति बना के रखता था। ये अन्य जनजातीय मैदानी लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति में अपनी जनजाति का नेतृत्व भी करते थे। ठीक है। इस संथाल एक विशेष क्षेत्र में रहते थे। संथाल जो है एक विशेष क्षेत्र में रहते थे। उनका सीमांकन दामिने को और संथाल परगना के रूप में किया गया था। इनकी जो ज़मीन थी उसको दामिने को कहा जाता था, संथालों की ज़मीन। और इसके चारों तरफ खंभे लगाकर इन्होंने अपनी बाउंड्री सी बना दी थी। जबकि जो ये लोग थे, पहाड़िया लोग, पूरा जंगल ही इनकी भूमि होती थी। इन्होंने कोई ऐसे बाउंड्री नहीं बना रखी थी। उसके बाद पहाड़िया लोग उन मैदानी भागों पर बार बार आक्रमण करते थे जहाँ किसानों द्वारा एक स्थान पर बसकर खेती की जाती है। अकाल या अभाव में करते थे, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करते थे, खाद्य सामग्री को लूटने के लिए करते थे, बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध करने के लिए रखते थे। और इस तरह मैदानों में रहने वाले लोग कई बार पहाड़ी लोगों के आक्रमणों से डरे रहते थे। तो इससे बचने के लिए वो लोग इनको खिराज का भुगतान करते थे, इनके मुखियाओं को। व्यापारियों को भी पहाड़िया लोगों द्वारा नियंत्रित मार्गों का प्रयोग करने के लिए पथकर का भुगतान करना होता था। इनके पहाड़िया लोगों की जगह से निकलने के लिए व्यापारी लोग उनको पथकर दिया करते थे, जिसको हम टोल टैक्स कहते हैं। किंतु संथाल लोगों के जमींदारों और व्यापारियों के साथ प्राय संबंध मैत्रीपूर्ण होते थे। वे व्यापारियों साहूकारों के साथ लेन देन भी करते थे। इस तरह से प्रश्न आपका ये पूरा हो जाता है। ये प्रश्न आपका अब की बार पेपर में आया था, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदायों को किस तरह प्रभावित किया। जब 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन में कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में काफ़ी गिरावट हो गई। अमेरिका से जो कपास आता था वो आना बंद हो गया। तो पहले 1860 के दशक में ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात करने वाली कपास का 3/4 हिस्सा अमेरिका से आता था और इससे ब्रिटेन में सूती कपड़ों का निर्माण होता था। अब अमेरिका के कपास से अपनी निर्भरता के कारण वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया तो कपास नहीं आ पा रहा। तो उनको ये कपास कहाँ से, भारत से और मिस्र से ही पैदा हो सकती थी। तो सोचते थे भारत उनका उपनिवेश है, भारत से अब हम ये कपास बनवाएंगे। तो उन्होंने किस तरीके से हमारे रैयतों को प्रभावित किया। नंबर 1 बात, ब्रिटेन के सूती वस्त्र निर्माता अमेरिकी कपास पर निर्भरता कम करने के लिए कपास के स्रोत के रूप में भारत की भूमि और जलवायु, भारत को उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम कपास उगवाएंगे, क्योंकि भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए ठीक थी और यहाँ पे श्रम भी सस्ता था, यहाँ पे सस्ते मजदूर भी थे। तो उन्होंने सोचा चलो भारत की रैयतों से हम ज़बरदस्ती कपास उगवाते हैं। तो अमेरिका में गृह युद्ध होने की वजह से कपास का निर्यात हो नहीं रहा था। तो सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने के लिए कपास पैदा करने वाली जिलों का दौरा किया कि कहाँ कहाँ भारत में कपास किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। और वहाँ के साहूकारों को उन्होंने अग्रिम राशि दे दी एडवांस में कि तुम यहाँ पर अपना कपास उगाना शुरू कर दो। और बाज़ार में जब तेज़ी आती है तो ऋण आसानी से मिल जाता है। तो उनको फटाफट ऋण दिए गए कि आप अपने इन राशियों से कपास उगाना शुरू कर दे। तो रैयत जो है वो सब लोग कपास उगाने लगे। दक्कन के देहाती इलाकों में इसका बहुत असर हुआ। जब दक्कन के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगे, उनको बहुत सारा ऋण दिया गया, फटाफट उनको पैसा मिलने लगा कि आप ये पैसा लो। 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी प्रति एकड़ पर 100 रुपये दे रहे थे। साहूकार भी लंबे समय के लिए ऋण देने के लिए तैयार हो गए एकदम रैयतों को। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही और बम्बई में कपास का उत्पादन बढ़ गया तो कपास उगाने की एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई। और एक समय ऐसा है कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग सारा भारत से ही आ रहा था, क्योंकि सारा भारत से ही कपास का उत्पादन होने लगा। अमेरिका की स्थिति बन गई तो हमारे सारे रैयत कपास उत्पादन में ही लग गए।
इस तेजी से सभी कपास उत्पादकों में समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। अब ऐसा नहीं कि सारे कपास उगाने वालों को सबको फायदा हुआ, कुछ धनी किसानों को तो बहुत लाभ हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से औद्योगिक दब गए, क्योंकि उन्होंने कर्ज लेके कपास उगाना शुरू किया था और उनकी कपास कम कीमत पे वो लोग लेते थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी आई, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्चे कपास के विश्व बाजार के अपने कब्जे करने के सपने देखने लगे। बॉम्बे गजट के संपादक को लिखा, दास राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है। ये लोग सोचने लगे थे कि सारा कपास हमसे ही जाएगा तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये सारे सपने ऐसे बंद हो गए। क्यों? अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया तो कपास का उत्पादन फिर से शुरू हो गया वहाँ पे, तो ब्रिटेन में कपास के निर्यात में गिरावट आ गई। अब महाराष्ट्र के निर्यात व्यापारी और साहूकार जिन्होंने बहुत लंबे लंबे ऋण ले रखे थे, उनको वो पैसा चुकाना मुश्किल हो गया, क्योंकि भारतीय कपास की मांग घट गई। अब कपास की कीमतों में गिरावट आ गई, तो उन्होंने उनके साथ कार्य व्यवहार बंद कर दिया, किसानों को राशियाँ देना बंद कर दिया और बोला कि पुराने ऋण हमें वापस करो। तो अब उनकी दशा बहुत खराब हो गई कि इन ऋणों को हम कैसे वापस करें। 9वां प्रश्न है, किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग में क्या समस्या आती है। अब ये सारा जो हमारा पाठ था उपनिवेशवाद और देहात किसानों से संबंधित था, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनके स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे। ये सत्य है कि इतिहास के निर्माण में सरकारी स्रोत जैसे राजस्व, अभिलेख, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्टों और पत्रिकाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों का प्रयोग करते समय लेखक को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या समस्याएं होती हैं हमारे? नंबर 1, सरकारी स्रोत जो है उसे वास्तविक स्थिति को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि सरकारी स्रोतों में पूरे विवरण को सत्य तौर पे नहीं लिखा जा सकता। दूसरी बात, सरकारी स्रोत के अंदर जो घटनाएं होती हैं वो सरकारी दृष्टिकोण के हिसाब से होती हैं। इन घटनाओं का विवरण सरकारी दृष्टिकोण के हिसाब से ही होता है, तो कौन घटना किस प्रकार से है हम सोच सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि उसमें पूरा सत्य हो। सरकारी स्रोतों की सहानुभूति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति ही होती है। किसी न किसी रूप में पीड़ितों के स्थान पर सरकार के ही हितों के समर्थक होते हैं ये लोग। सरकार की तरफ से सरकारी दस्तावेज होते हैं, जैसे कि दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति की गई तो ये बताया गया कि सरकारी राजस्व की मांग का विद्रोह के समय में क्या योगदान था। किसान राजस्व की उचित दरों के कारण विद्रोह के लिए उतारू हो गए थे, तो पूरी जांच पड़ताल की गई। तो जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा कि भाई विद्रोह का कारण ऋणदाताओं और साहूकारों को बताया गया और स्पष्ट रूप से बताया गया कि सरकारी मांग किसानों की उत्तेजना और क्रोध का कारण बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने रिपोर्ट में बिल्कुल बोल दिया कि सरकारी मांग से किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिर्फ ऋणदाता से परेशान थे और साहूकारों से परेशान थे, विद्रोह का कारण ये बताया। तो इसी से आप समझ सकते हो कि सरकारी रिपोर्टों में सारी बातें सच्ची नहीं मानी जा सकती। किंतु इस आयोग की टिप्पणी करते हुए ये भूल गया कि किसान साहूकार की शरण में क्यों जाते थे। वास्तव में सरकार द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दरें इतनी ज़्यादा थीं, वसूली के तरीके इतने कठोर थे कि किसानों को विवशतापूर्वक साहूकार के पास ही जाना पड़ता था। इसका अभिप्राय ये है कि औपनिवेशिक सरकार जनता में व्याप्त असंतोष और रोष के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए इतिहास लेखन में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते हुए हमें विशेष रूप से कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए कि इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सरकारी रिपोर्टें अपने हिसाब से होती हैं। इनका मिलान समाचार पत्रों से, गैर सरकारी विवरणों से करना चाहिए, अभिलेखों से करना चाहिए, उसमें जो साक्ष्य दिए उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। अब मानचित्र कार्य इस पाठ से क्या क्या ले जा सकता है बच्चों? इस चैप्टर को जब आप करोगे तो उपमहाद्वीप के बाह्य रेखा मानचित्र खाके में इस अध्याय से वर्णित क्षेत्रों को अंकित कीजिए। पता लगाइए कोई ऐसे इलाके थे जहां इस्तेमारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। जहाँ पे भी इस्तेमारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था हो उसको आपको मानचित्र में दिखाना है। तो मानचित्र में आप क्या दिखाओगे? आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा दिखाओगे। यहाँ पर आपकी ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। जैसे इस्तेमारी व्यवस्था मुख्यतः बंगाल में शुरू किया गया। इस्तेमारी जब दिखाना है तो आप बंगाल दिखा देंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था दिखानी है तो दक्षिण भारत, मद्रास और महाराष्ट्र दिखाओ। रैयतवाड़ी के लिए इन इलाकों को मार्क कर लो। तो ये आपको अगर मद्रास, महाराष्ट्र, बंगाल आता है तो ये आप काम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ठीक लगी होंगी बच्चों। 3-4 बार आप इसको वीडियो को सुनेंगे तो ये प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।